और हमने वर्क एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया हुआ है। और कल जो है मैंने अब वेरिएबल फोर्स और वर्क एनर्जी थ्योरम जो है उनको डिस्कस किया था। तो आज हमने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है आगे, और इसके अंदर आज हमने जो स्टडी करनी है चीज़ वो हमने स्टडी करना है पावर को। पहले पावर, तो जो वर्क डन होता है किसी भी बॉडी की तरफ से पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई भी बॉडी एक यूनिट टाइम में जितना वर्क डन करती है वो उसकी पावर होती है। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। पर यूनिट यानी कि एक यूनिट में जितना वो वर्क डन करता है, यानी कि जितना ज़्यादा वर्क डन करेगा पर यूनिट टाइम उतनी ज़्यादा पावर ज़्यादा होगी, और जितना वर्क डन जो है वो कम करेगा पर यूनिट टाइम उतनी पावर जो है वो कम होगी। तो यानी कि ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है। ठीक है, P इज इक्वल टू W ओवर T। W वर्क डन है और T जो है वो टाइम है। तो इसके जो यूनिट हैं वो जूल पर सेकंड यानी कि 1 वाट, इसके SI यूनिट्स होते हैं, SI यूनिट्स। अच्छा, इसी में एक टर्म होती है एवरेज पावर। तो अगर इफ डेल्टा W इज वर्क डन इन टाइम डेल्टा T, अगर डेल्टा W जो है वो वर्क डन हो रहा है किसी टाइम डेल्टा T के अंदर, तो P एवरेज जो है वो डेल्टा W ओवर डेल्टा T के बराबर होगी। ये उसकी एवरेज पावर होगी। और इसी में एक और टर्म होती है जिसको आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि किसी भी लम्हे पे इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर में जो आपका टाइम इंटरवल होता है वो टाइम इंटरवल इंस्टेंटेनियस पावर में बहुत स्मॉल हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं, हम लिमिट ले लेते हैं इंस्टेंटेनियस पावर के अंदर कि लिमिट इज ऑलमोस्ट डेल्टा T गोज टू 0, यानी कि इतना आपका टाइम इंटरवल स्मॉल हो जाता है। हम लिमिट ले लेते हैं कि डेल्टा T गोज टू 0। तो P इंस्टेंटेनियस जो है लिमिट डेल्टा T गोज टू 0 डेल्टा W ओवर डेल्टा T के बराबर होगा। और अगर यहां से हम लिमिट को रिमूव करें तो फिर ये P इंस्टेंटेनियस डिफरेंशियल के अंदर dW ओवर dt के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मैंने आपको इसका जो यूनिट है वो बताया है कि इसका यूनिट जो है वो हमारे पास वाट है, लेकिन इसका एक कमर्शियल यूनिट भी होता है जिसको हम कहते हैं किलोवाट आवर। The commercial unit of power is 1 kilowatt hour।
कमर्शियल यूनिट जो है पावर का वो 1 किलोवाट आवर होता है, और 1 किलोवाट आवर जो है ये हमारे पास 3.6 मेगा जाउल, मेगा होता है 10 की पावर 6, यानी कि 1 किलोवाट आवर 3.6 10 की पावर 6 जाउल के बराबर होता है। तो जो ब्रिटिश सिस्टम है, इन ब्रिटिश सिस्टम के अंदर इसका यूनिट जो है वो हार्स पावर होता है। तो 1 हार्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो ये सारे इसके यूनिट्स हैं। अब पावर की एक डेफिनेशन तो आपने ये पढ़ी है कि ये W/T के बराबर होता है। दूसरी इसकी एक और डेफिनेशन है कि P जो है वो F.V के बराबर होता है। पावर जो है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर जो है वो फोर्स और वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट होती है। तो हमने इसका प्रूफ जो है वो देखना है कि ये किस तरह आता है हमारे पास। तो कंसिडर करें एक ऑब्जेक्ट जो है मास m का, वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is moving with velocity v, जो कि वेलोसिटी v के साथ जो है वो मूव कर रहा है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है और वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करती है। एन एक्सटर्नल फोर्स acts on the object and it do the work done on the object। ठीक है, और ये वर्क डन करती है साहब, एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है। तो ये जो वर्क डन होता है, इस वर्क डन में जो इसकी पावर है वो P इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा T के बराबर है। और आपको पता है कि डेल्टा W यानी कि वर्क डन जो है वो बराबर होता है F.डेल्टा S के। तो अगर हम ये इधर P में डेल्टा W की वैल्यू रखें, F.डेल्टा S ओवर डेल्टा T। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, अगर हम ये सपोज करें कि फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर थीटा 0 डिग्री होगा। तो पावर F.डेल्टा S कॉज ऑफ थीटा ओवर डेल्टा T, तो पावर F.डेल्टा S कॉज 0 डिग्री ओवर डेल्टा T। और कॉज 0 डिग्री आपको पता है कि 1 के बराबर होता है। तो P जो है ये आपके पास F.डेल्टा S ओवर डेल्टा T के बराबर जो है वो आ जाएगा। और यहां पर अगर हम टाइम इंटरवल को बड़ा स्मॉल ले लें, यानी कि पावर लिमिट लगा लें F लिमिट डेल्टा T गोज टू 0, तो डेल्टा S ओवर डेल्टा T। तो लिमिट के साथ डेल्टा S ओवर डेल्टा T इसमें चेंज हो जाएगा ds ओवर dt के अंदर, डिफरेंशियल के अंदर ये चेंज हो जाएगा। और ds ओवर dt किसके बराबर होता है? ds ओवर dt वेलोसिटी के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि P इज इक्वल टू FV। और अगर इसके दरमियान में एंगल हो तो फिर P इज इक्वल टू F.V। यही हमने इस प्रूफ करना था कि पावर जो है दैट इज आल्सो, एक तो इसकी डेफिनेशन कि पावर जो है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। और दूसरा पावर जो है दैट इज आल्सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी।
उसके बाद अब हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है उनको ज़रा स्टडी करना है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो दो क्लासेस जो फोर्सेस की हमारे पास प्रेजेंट हैं यूनिवर्स के अंदर, वो कौन कौन सी हैं? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो पहले नंबर पर देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस को। तो वो फोर्स के जो डिपेंड नहीं करती इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर, ठीक है। द फोर्स विच डज नॉट डिपेंड upon the initial and the final state of the system, यानी कि जो इनिशियल और फाइनल स्टेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। इस किस्म की जो फोर्सेस हैं इनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है कि ये फोर्सेस जो हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं उस पाथ से कि जो ऑब्जेक्ट फॉलो करता है। हैंस दीज फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट of the path followed by the object, यानी कि जो पाथ ऑब्जेक्ट फॉलो करता है उससे इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है। मिसाल के तौर पर सपोज करें कि ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। अब ऑब्जेक्ट जो है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भी जा सकता है पाथ 1 से, और यहां से ये पॉइंट बी तक भी जा सकता है पाथ 2 से। तो ये कोई भी पाथ जो है वो फॉलो कर सकता है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी पाथ से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा सकता है। तो जो वर्क डन है इन फोर्सेस की वजह से लॉन्ग द क्लोज पाथ वो जीरो के बराबर होता है, क्योंकि इस तरफ से इस तरफ भी जाए या इस तरफ से इस तरफ भी जाए तो जो वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज पाथ है वो फिर जीरो के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम से। तो इन फोर्सेस के केस में द वर्क डन by these forces along the closed path is zero, यानी कि ये जितना वर्क पाथ 1 में करेगा उतना ही ये वर्क पाथ 2 में करेगा। तो इसलिए जो टोटल वर्क डन है वो फिर जीरो के बराबर हो जाएगा। तो सपोज करें कि एक बॉडी है जो क्लोज पाथ में मूव कर रही है। सपोज ए बॉडी इज मूविंग इन ए क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ के अंदर मूव कर रही है एक बॉडी जो है। तो इसका वर्क डन पहला W1 हमारे पास
ए से बी एफ डॉट डी एस के बराबर हो जाएगा जब ये ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, दूसरा इसका पाथ जो है वो हमारे पास W2 होगा। W2 होगा जब ये ए से बी की तरफ आ रहा है। पहले ए से बी की तरफ जा रहा था, फिर ए से बी की तरफ आ रहा है, तो ये हो जाएगा एफ डॉट डी एस। अब इन दोनों को जमा कर दें, W टोटल W1 प्लस W2, तो W टोटल आपके पास ए से बी एफ डॉट डी एस प्लस ए टू बी एफ डॉट डी एस, ये आ जाएगा। अब आप दूसरी जो टर्म है उसकी लिमिट्स को अगर चेंज करें, यानी कि जो ए टू बी है एफ डॉट डी एस, इसकी मैं लिमिट चेंज करूँ तो सब माइनस आ जाएगा, माइनस ए टू बी एफ डॉट डी एस, और ये वैल्यू मैं इधर पुट कर दूं तो W टोटल ए टू बी एफ डॉट डी एस माइनस ए टू बी एफ डॉट डी एस, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और टोटल वर्क डन जो है वो हमारे पास WT 0 के बराबर निकल जाए आएगा, चाहे ए से बी की तरफ जाए या बी से ए की तरफ आए। ठीक है, दोनों सूरतों के अंदर, ठीक है, जो वर्क डन है वो 0 के बराबर आपके पास आ जाएगा। यानी कि ए से बी जाए या बी से ए आए, इस एरो को यूं कर लें, ऐसे कर। ठीक है, ए से बी की तरफ जाए या बी से ए की तरफ आए, लेकिन दोनों सूरतों में जो है ये वर्क डन एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और वर्क डन टोटल जो है वो 0। तो जो वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज पाथ जो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। द वर्क डन along the closed path by conservative forces is always equal to 0, वो हमेशा 0 के बराबर जो है वो होता है। इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी जो हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये सारी जो है ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। यानी कि ये फोर्सेस जो है इनकी वजह से हमेशा वर्क डन जो है अलॉन्ग द क्लोज पाथ जो है वो 0 के बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो हमने देखनी है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? तो ऑब्वियसली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती हैं और जिनका वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज पाथ जो है वो 0 के बराबर नहीं होता।
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो वो फोर्सेस, द फोर्सेस which depends upon the initial and final state of the system, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट जो सिस्टम की उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, आर नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ऐसी फोर्सेस जो हैं उनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का नाम जो है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है सिस्टम की उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन is a non-conservative force. फ्रिक्शन जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसको हम रखते हैं, सब्जेक्ट करते हैं या उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं, तो जो वेल्स होते हैं इनसाइड द सरफेस उस ऑब्जेक्ट के, वो रिपीटेडली ब्रोक होते हैं और फॉर्म होते हैं, यानी कि टूटते और बनते हैं। तो इसलिए जो सरफेस एरिया होता है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा रिस्टोर करे। तो जो एटम्स होते हैं इनसाइड द सरफेस, वो क्या होता है कि जब फ्रिक्शनल फोर्स उसको प्रोएक्ट करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होते हैं, उनकी ओरिजिनल मीन पोजीशन, और तमाम एटम्स जो हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपनी पहली जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको रिस्टोर कर सकें। तो जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती हैं फ्रिक्शन जो होती है सरफेस की उसके लिए, और ये जो फोर्सेस होती हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होती हैं नेचर के अंदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो वैसे बेसिकली कंजर्वेटिव होती हैं, लेकिन फ्रिक्शन माइक्रोस्कोपिकली यानी एटॉमिक लेवल पर जाएं तो फ्रिक्शन जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन मैक्रोस्कोपिकली यानी कि जब आप एटॉमिक लेवल पर नहीं बड़े लेवल पर स्टडी करें तो वहां पर फ्रिक्शन जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के तौर पर एक्ट करती है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी डेसिपेट होती है। किसी भी सरफेस के ऊपर जब कोई बॉडी मूव करती है तो फ्रिक्शन जो है उसकी मोशन को रोकती है, और उस मोशन के नतीजे में एनर्जी का खर्च होता है, एनर्जी लॉस होती है। तो वो फोर्सेस के जिनकी वजह से एनर्जी डेसिपेट होती है, एनर्जी का लॉस होता है, उनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उनके अंदर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट होती हैं अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन जो है बेसिकली ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो इंटर एटॉमिक वाली फोर्सेस हैं वो बेसिकली सरफेस की फ्रिक्शन के रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये फोर्सेस जो हैं, these forces are electrostatic in nature, और ये फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक होती हैं नेचर में।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो तो कंजर्वेटिव होती हैं। द इलेक्ट्रो फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव होती हैं, लेकिन फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इज कंजर्वेटिव ऑन माइक्रोस्कोपिक scale, but at macroscopic it is non-conservative force। तो बेसिकली जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर जो वेल्ड्स होते हैं वो सरफेस के अंदर रिपीटेडली टूटते हैं और बनते हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया होता है उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर से। अब क्यों नहीं पॉसिबल होता? कि ज़ाहिर बात है, जब फ्रिक्शनल फोर्स लगती है तो एटम्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं, और तमाम एटम्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर कर सकें, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस वो आ सकें। और इसी वजह से जो इंटरएटॉमिक फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस होती है, और ये इंटरएटॉमिक फोर्सेस जो हैं ये कंजर्वेटिव नेचर होती हैं, क्योंकि इंटरएटॉमिक फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक होती हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है। तो माइक्रोस्कोपिकली जब हम इसको स्टडी करते हैं, यानी कि एटॉमिक लेवल पर करते हैं, तो वहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से फ्रिक्शन पैदा हो रही है, तो हम कहते हैं कि एटॉमिक लेवल के ऊपर फ्रिक्शन जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पर चूंकि एनर्जी डेसिपेट हो रही होती है, एनर्जी खर्च हो रही होती है, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। तो हम कहते हैं कि ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स में एक मैं छोटी सी एग्जांपल मैथमेटिकली करता हूं, ऐसे जरा समझने के लिए इसको। तो इसमें एग्जांपल जो है उसमें हमने एक एग्जांपल कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की हम एग्जांपल जो है वो लेते हैं। सपोज करें कि एक सरफेस है, यहाँ पर ये हाइट इसकी 0 है, एक ऑब्जेक्ट जो है ये मास m का, ये किसी हाइट h के ऊपर, h = h के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जब ये सरफेस के ऊपर लाइंग आ रहा है तो हम इस ऑब्जेक्ट को सरफेस से लिफ्ट करते हैं और इस हाइट h तक, ये जो हाइट h तक है, इस तक लेके जाते हैं इस मास को। तो जो वर्क डन है ग्रेविटेशनल फोर्स है W1, दैट इज इक्वल टू 0 to h f dx। ये W1 वर्क डन होगा इसके ऊपर, और W हमें पता है कि F हमें पता है कि mg के बराबर होती है। तो W1 इज इक्वल टू 0 से h तक, 0 से h हाइट तक लेके गए हैं, तो mg dx के बराबर आ जाएगा। तो W1 mg तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 0 से h dx के बराबर आ जाएगा। तो ये W आ जाएगा आपके पास mg x 0 से h। तो W1 की वैल्यू हमारे पास mgh निकल आएगी। अब यही जो लिमिट है, यानी कि जो वर्क डन दूसरा है W2,
यानी कि h से 0 की तरफ ये जाए, W2 h से 0 की तरफ ये जाए तो भी हमारे पास एफ डी एक्स के बराबर जो है वो आ जाएगा, और यहां पर भी W2 0 से h mg dx होगा, और W2 जो है mg को बाहर निकाल ले तो m dx h से 0, तो W2 जो है वो x h से 0, तो W2 आ जाएगा 0 माइनस h, इधर mg भी आना साथ और mg भी, तो W2 आपके पास आ जाएगा माइनस mgh, तो W टोटल W1 प्लस W2 mgh माइनस mgh दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि टोटल वर्क डन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है वो 0 पे के बराबर है। द टोटल वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, वर्क डन 0 है, सो इट मीन्स that gravitational force is conservative force, क्योंकि वर्क डन 0 के बराबर हम मैथमेटिकली प्रूव करके देख लिया, तो इसका मतलब है कि फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट जो हम आप स्टडी करेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर, वो हम स्टडी करेंगे इसको वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम्स को, और फिर उसके बाद जो है उसकी एक आधी एग्जांपल करेंगे, और फिर जो है इसकी डिस्कशन करेंगे ग्राफ की, और फिर 3 डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम के ऊपर आएंगे। तो आज मैं ये लेक्चर जो है यहीं पर इसको एंड कर रहा हूँ, तो कल ये चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे।